नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स विद निरोजन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे महिला आरक्षण और डिलिमिटेशन की। हाँ, ये फिर आ रहा है। संसद का जो मानसून सत्र है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, समापन नहीं हुआ है, स्थगित है। और अब सरकार जो है वो नए सिरे से संसद का विशेष सत्र बुलाने की तैयारी में जुट गई है। अंदर में सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। कब बुलाया जाएगा, कैसे बुलाया जाएगा, ये तमाम चीजें आपको हम सबसे पहले बताएंगे। अभी तक कहीं बाहर ये खबर नहीं है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि संसद का जो विशेष सत्र है उसकी क्या तैयारी शुरू हो गई है और कैसे सरकार जो डिलिमिटेशन वाला जो बिल है, जो महिला आरक्षण का बिल है, जो 2/3 बहुमत से जिसको पास होना है दोनों सदनों में, जो 17 अप्रैल को गिर गया था, सरकार बहुमत नहीं जुटा पाई थी, जो चाहिए था 2/3 बहुमत उससे पीछे रह गई थी। इस बार पूरी की पूरी तैयारी है। तो दरअसल जो संसद के विशेष सत्र की जो डेट आ रही है वो अगर पूरे घटनाक्रम को देखें आगे और पीछे, मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं आगे, तब आपको पता चलेगा कि ये सितंबर के पहले हफ्ते में आएगा। तैयारी इसी की है। क्यों आएगा ये समझना ज्यादा जरूरी है कि मैं जो डेट दे रहा हूं वो क्यों दे रहा हूं। दरअसल 31 अगस्त और 1 सितंबर को एससीओ की मीटिंग है, किर्गिस्तान में है, और प्रधानमंत्री वहां जाने वाले हैं। मोदी, जिनपिंग और पुतिन की मुलाकात भी है, दोनों की अलग अलग बायलैटरल बातचीत की भी है, तैयारी हो रही है। उसके बारे में बहुत सारी खबरें आ चुकी हैं। तो वहां तो जाना ही जाना है। आधिकारिक रूप में भी घोषणा नहीं हुई, लेकिन यह हो गया है कि भाई दोनों तरफ से तैयारियां पूरी हैं और प्रधानमंत्री जाएंगे। वो घोषणा, वो डेट वेट सब आ जाएगा, वो जाना ही जाना है। वो लौट के आएंगे लगभग 2 को, सब कुछ करने के बाद। उसके बाद जो है वो 12 और 13 को ब्रिक्स की बैठक है दिल्ली में। उसमें भी उम्मीद है, जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं कि हम आएंगे, पुतिन जो है वो भी हामी भर रहे हैं कि हम आएंगे, जो ईरान के राष्ट्रपति हैं उनका भी आया है, जो ब्राजील के राष्ट्रपति हैं वो भी, हमें जितने भी हैं, इंडोनेशिया के हैं, जो भी ब्रिक्स के मेंबर हैं, सबके राष्ट्राध्यक्ष यहां होंगे। बड़ा जमावड़ा होगा 12-13 सितंबर को। लोग जुटने शुरू हो जाएंगे 10-11 से ही, क्योंकि कई बायलैटरल भी होंगे। पीएम राष्ट्राध्यक्षों की आपस में सीधे पीएम की और दूसरे राष्ट्राध्यक्षों की अलग अलग मुलाकात होगी बायलैटरल। तो उसके बाद प्रधानमंत्री 2-3 दिन उसमें 13 तक बिजी रहेंगे, सब जाएंगे, 13-14 को फ्री होंगे। उसके बाद शुरू हो जाएगा यूनाइटेड नेशन का असेंबली, जनरल असेंबली की बैठक। वो 22 से लेके और 26-27 तक सारे राष्ट्राध्यक्ष उसमें संबोधित करेंगे। वहां पे जमावड़ा होगा अमेरिका में, और उम्मीद यह की जा रही है कि शायद पीएम मोदी भी इस बार जाएं वहां। अभी फाइनल नहीं हुआ, डेट नहीं आया है, लेकिन वो उसकी संभावना है। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो 7 अक्टूबर को प्रधानमंत्री मोदी के हेड ऑफ स्टेट रहते हुए पूरे हो रहे हैं 25 साल। यानी कि 7 अक्टूबर 2001 को मुख्यमंत्री के रूप में जो शपथ ली थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, वो मुख्यमंत्री रहते हुए सीधे प्रधानमंत्री बन गए और तब से अब तक बने हुए हैं। यानी कि कंटिन्यूअस हेड ऑफ स्टेट, 25 साल का रिकॉर्ड देश में किसी का है ही नहीं। वो उस रूप में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो मनाया जाएगा, और भाजपा बड़े पैमाने पर तैयारी कर रही है उसकी। 3-3, 4-4 घंटे की बैठकें हुई हैं। नितिन ने भी ली है कि क्या क्या हमें करना है, कैसे इसको मनाना है, मतलब बड़ी तैयारी है। तो उसमें व्यस्तता रहेगी। तो जो समय आ रहा है, जो अनुकूल समय जिसे कहते हैं, वो फर्स्ट वीक में आ रहा है। अब रही बात किया कि क्या सचमुच में 2/3 बहुमत है, तो ये इसका जो जवाब है कि है, और अनुकूल समय कैसे है ये भी है। तो दरअसल आप देख लें कि
जो 17 अप्रैल वाली जो था, जो जिसमें सरकार को हार का सामना देखना पड़ा था लोकसभा में, अब आके देखेंगे इस वक्त में तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई है। जो 20 सांसद हैं टीएमसी वाले, जो अलग हो गए हैं, नेशनल सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में शामिल हो गए हैं, वो तो है ही। जो उद्धव ठाकरे गुट का जो शिवसेना है उसके टूट गए हैं 6 सांसद, वो हैं ही। एनसीपी के 7 सांसद हैं, वो शरद पवार गुट के 8 सांसद हैं, उन्होंने कह दिया है कि भाई हम विचार करेंगे, और लगभग वो तैयार है। वो सुप्रिया जो है शुले ने जो सब संकेत दिया है वो तैयार हैं। जो पवार और मोदी की मुलाकात हुई थी जब मानसून सत्र था, उसमें भी यह बात आ गई थी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जो डीएमके है उसको लेके देखेंगे तो वो भी डीएमके जो है वो 12 अगस्त को जो विधानसभा में प्रस्ताव पारित हुआ कि भाई 543 पे रखना है, वो इंटरनल पॉलिसी तमिलनाडु की है, तो उसमें बिल्कुल उसने भी वोट किया था, क्योंकि उस वक्त माहौल नहीं था ऐसा। लेकिन जो साउथ जोनल काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें जो अमित शाह गए वहाँ पे, फिर तमाम मुख्यमंत्रियों से मिले। जो जोसेफ विजय है तमिलनाडु का मुख्यमंत्री, उससे अलग से उनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद जोसेफ विजय का स्वर बदल गया और उन्होंने कहा कि जो प्रोपोर्शन है, जो अनुपात है लोकसभा में तमिलनाडु का, वो बरकरार रहना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा डिपार्चर है। क्यों? क्योंकि अमित शाह ने यही प्रस्ताव दिया है कि हम 50% सारे स्टेट के सीट बढ़ा देंगे, और इस बार बिल में भी वो शामिल होगा। पिछले बार नहीं था। पिछले बार अमित शाह को ध्यान होगा, लोकसभा में कहा था कि भाई 2 घंटे का समय दीजिए, हम इसको चेंज करके ला रहे हैं और आप तैयार हो जाइए। खैर ऐसा होता नहीं है। उस वक्त चुनाव भी था तमिलनाडु में, और डीएमके उसके बाद भी नहीं देती उस वक्त। लेकिन जो जोसेफ विजय का जो बयान यह है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जोसेफ विजय के अपने भले कोई लोकसभा में सांसद नहीं हो, लेकिन जो 22 सांसद डीएमके के हैं वो महत्वपूर्ण हैं। वो महत्वपूर्ण इसलिए हैं 22 सांसद क्योंकि वो तमिलनाडु की पॉलिटिकल जो चीजें हैं वो देख के चलेंगे। वहां 2 ही है भी पॉलिटिकल। भाई एआईएडीएमके लगभग खत्म धीरे धीरे होती जा रही है, स्पेस उसका तो कुछ आ ही नहीं रहा, वो अपना खुद टूट फूट रही है। विजय जो है नई ताकत के रूप में आए हैं, इतनी भारी मेजोरिटी, पहली बार पार्टी चुनाव लड़ी और मुख्यमंत्री बन गए। डीएमके स्थापित है, वहां विपक्ष है। अगर ये दोनों पॉलिटिक्स वहां पे जो द्रविडियन पॉलिटिक्स करने वाले हैं, अगर ये सहमति बन जाती है कि 50% इंक्रीज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, तो डीएमके जो है वो साथ में वोट भी कर सकती है, और या तो अब्सटेन कर जाए। अब्सटेन कर जाएगी। अगर 22 सांसद अब्सटेन कर जाते हैं उसके, तो आप समझिए सीधे सीधे 14-15 जो है वो 2/3 बहुमत के लिए जो सांसद चाहिए वो कम हो जाएगा, क्योंकि 2/3 सीधे सीधे कम हो जाएगा उसमें। तो एक वो है। दूसरी बात यह है कि जो महिला आरक्षण और ये जो है डिलिमिटेशन वाला, इस पे सपा का रुख जो है वो बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। आपने देखा कल सपा ने महिलाओं के लिए बहुत बड़े बड़े वादे किए, 40,000 रुपया सालाना, ये वो तमाम चीजें, जो अब महिला जो है वो अचानक इसमें पॉलिटिकल डिस्कोर्स के सेंटर में आ गई। जो राहुल गांधी की पुणे वाली जो थी वो छात्रों की गूंज, वो छात्राओं की गूंज दरअसल थी, महिलाएं थी उसमें। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्कोर्स निकल के आ रहा है वो है कि महिला सेंट्रिक होता जा रहा है। तमाम स्नातक लड़कियों को स्कूटी देने की घोषणा कर दी है योगी आदित्यनाथ ने, और महिला वोटर को कैसे लुभाया जाए, कैसे लाया जाए, ये सेंटर में है। और इसीलिए जो कुछ भी कर रहे हैं, तो इधर से रिजू हैं या बाकी लोग यही कमेंट कर रहे हैं कि भाई महिला तो करो, महिला आरक्षण बिल पास करो। जो मांग है कि 543 वाला कि वहीं फ्रीज किया जाए और उसी में 1/3 दिया जाए, ये इसमें अकेले जो बात आ रही है वो आ रही है सिर्फ कांग्रेस की। जो तमिलनाडु विधानसभा का प्रस्ताव था वो उसमें सब थे, डीएमके भी थे, सब थे। लेकिन आज की तारीख में जब जोसेफ विजय अपना रुख चेंज कर चुके हैं, तो उसके बाद वो स्टांस में मैं किसी दूसरी पार्टी का नहीं देख रहा हूं कि वो बिल्कुल लिया हुआ है कि इतना ही पे करो। जितने ट्वीट आते हैं, जितने बयान आते हैं, जो सब कह रहे हैं वो सब कांग्रेस कह रहे हैं, सपा की तरफ से कहा जा रहा है।
न आरजेडी की तरफ से कहा जा रहा है, ना झारखंड मुक्ति मोर्चा कुछ कह रही है, बाकी कोई रीजनल पार्टी कहीं कुछ नहीं कह रही है कि इसको फ्रीज करो। ये एक चेंज है और इस चेंज को समझेंगे तो आपको अगले हफ्ते मतलब सितंबर के पहले वीक में आपको महिला आरक्षण का विधेयक पास होता हुआ दिखेगा। आप हमारे साथ जुड़े इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।